नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में गुड गवर्नेंस हैप्पी हरियाणा। जी हां, हरियाणा सरकार लगातार गुड गवर्नेंस की दिशा में काम करती रही है। लोगों के जीवन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम ने इस बैठक में अधिकारियों को हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इस तरह से काम किया जाए कि रोजगार और विकास की योजनाएं लाभार्थियों के घर तक पहुंचे, हर जरूरतमंद की मासिक आय में बढ़ोतरी हो सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अगला साल सुशासन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाए, जिससे हर नागरिक खुश और समृद्ध जीवन जी सके। सीएम ने कहा कि राज्य में अच्छे मापदंड बनाए जाने चाहिए, जिससे सभी लोग खुश रह सकें। मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समस्या निवारण प्रणाली का उद्घाटन, बेहतर हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा के लिए किया है। तो सुशासन सहयोगियों के साथ सीएम की यह बैठक रही, जिसमें मापदंड तय करने के लिए कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रदेश को लेकर विजन है, उस प्रदेश के विजन को बेहतर बनाने के साथ साथ प्रदेश किस तरीके से खुशहाल हो सकता है, खुश हो सकता है, इस दिशा में काम किया जाए। इसी संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। तो आपको बता दें, हरियाणा सरकार लगातार गुड गवर्नेंस की दिशा में काम करती रही है। लोगों के जीवन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास भी कर रही है। और इस बात का जिक्र खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई दफा प्रेस वार्ताओं में कर चुके हैं कि किस तरीके से उनका प्रदेश को लेकर विजन है और प्रदेश का जो प्रत्येक नागरिक है वो खुश हो सके, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर है, उन तक किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, फायदा पहुंच सके, उसके लिए भी लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोचते रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम ने इस बैठक में अधिकारियों को हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि इस तरह से काम किया जाए कि रोजगार और विकास की योजनाएं लाभार्थियों के घर तक पहुंच सके। और ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने पहले दिन से लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारी सरकार का मकसद है जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसका उत्थान हो सके, उसकी जिंदगी में खुशहाली ला सके, उसका उद्धार हो सके। जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको हम किस तरीके से उसके जीवन स्तर को बेहतर कर सकते हैं, और जीवन को बेहतर करने का जो तरीका है वो सरकारी योजनाएं हैं और सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ हैं। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार अपने प्रेस वार्ताओं में तमाम मंचों से इस बात को कहते रहे हैं कि इस तरह से काम किया जाए कि रोजगार और विकास की योजनाएं लाभार्थियों के घर तक पहुंचे, हर जरूरतमंद की मासिक आय में बढ़ोतरी हो सके। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हरियाणा में अगला साल सुशासन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाए, जिससे हर नागरिक खुश हो सके, समृद्ध जीवन जी सके। तो सीएम ने तमाम बातों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में अच्छे मापदंड बनाए जाने चाहिए, जिससे सभी लोग खुश रह सके। मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समस्या निवारण प्रणाली का उद्घाटन, बेहतर हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए कई बिंदुओं पर किया है। तो प्रदेश सरकार की इस दिशा में एक अच्छी पहल है। कम से कम कोई सरकार सोच तो रही है, और इसका जो मापदंड होगा वो किस तरह का होगा और मापदंड क्या बनाए जाएंगे, इसका पता तो आगामी समय में जरूर लगेगा। लेकिन सरकार की अच्छी सोच, सरकार की यह सकारात्मक पहल कहीं ना कहीं प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कारगर साबित जरूर होगी, और इसी तरह से सरकार इसी दिशा में सोच रही है। तो सुशासन सहयोगियों के साथ सीएम की यह बैठक रही, और यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इसमें प्रदेश के बारे में लगातार सोचा जा रहा है। तो हरियाणा सरकार लगातार गुड गवर्नेंस की दिशा में काम करती रही है। लोगों के जीवन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास भी कर रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर बातचीत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर
विधु रावल जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपसे इस मसले पर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गुड गवर्नेंस की सरकार परिभाषा किस तरह से देखती है और क्या परिभाषा आप लोगों के बीच में रखना चाहेंगे गुड गवर्नेंस की? देखिए, 2016 में मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसके बाद से निरंतर हम 22 जिलों में 22 अलग अलग गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स, चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स लगातार जो है हर साल अलग अलग लोगों को 1 साल की इंटर्नशिप पर रखते रहे हैं, लेते रहे हैं। उनसे अलग अलग तरह के काम लिए गए। देखिए, बेसिकली ये हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाया किस प्रकार से जा सकता है, किस प्रकार से लोगों के जीवन में कुछ बेहतर बदलाव लाए जा सकते हैं, उनके जीवन को सुगम किया जा सकता है, ये पूरा आइडिया इस प्रोग्राम का इसी प्रकार का है। किस प्रकार से जरूरतमंदों की मासिक आय को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से रोजगार और विकास की योजनाएं जो हैं वो लाभार्थियों तक पहुंचे, उनके घर तक पहुंचे। यानी अंत्योदय भारतीय जनता पार्टी का के और उससे पहले का अवतार जो जनसंघ था, हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका चिंता है अंत्योदय का। अंत्योदय उनका दर्शन रहा है जिसमें पंक्ति में अंतिम व्यक्ति किस प्रकार से ख्याल रखा जाए, उसका किस प्रकार से अंतिम व्यक्ति का जब उदय होगा तो पूरे समाज का उदय होगा। तो इसकी सोच के साथ साथ किस प्रकार से लास्ट माइल डिलीवरी की जाए, ये गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स का और इस पूरे प्रोग्राम का जो है ये लक्ष्य रहा है। लेकिन अगर बात करें पिछले 7 सालों में और अब की बार गठबंधन सरकार भी है, तो गठबंधन सरकार में और पिछले कुल मिलाकर 7 सालों में कितने ऐसे व्यक्तियों के जीवन को सरकार की तरफ से सुधारा गया है, इसको लेकर कोई डाटा आपके पास हो? चूंकि बिल्कुल तथ्यों के साथ बात करना बहुत जरूरी है। केवल अगर हवाई बात होती है तो लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि बस एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो पिछले 7 सालों में किस तरह का सफर रहा गुड गवर्नेंस को लेकर, ये भी आपसे जानना और समझना चाहते हैं। देखिए, अलग अलग पहलू अगर हम उठा लें जी, तो हमारे ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है। सबसे पहली चीज जो सबसे नोटिसेबल है, हरियाणा की जनता जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद कर रही है, प्यार कर रही है, वो ये है कि हमने हरियाणा के युवाओं को नौकरी के अंदर जो पर्ची खर्ची सिस्टम 2014 से पहले हुआ करता था, जिस प्रकार आप बिना भ्रष्टाचार किए या व्यवस्था को और राजनीतिक लोगों को बिना जो है पैसा खिलाए आप नौकरी नहीं लग सकते थे। इसका एक दुष्परिणाम क्या होता था कि गरीब लोगों की नौकरी लगना बहुत मुश्किल हो जाता था, और या तो आप किसी राजनीतिक दल से कनेक्टेड होते थे तभी नौकरी लगती थी। तो पर्ची और खर्ची सिस्टम खत्म करना और प्योरली मेरिट के आधार पर, योग्यता और पात्रता के आधार पर बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम से 1,05,000 नौकरियां देना, ये बड़ी बात है। पिछले 20 सालों में जितनी नौकरियां हरियाणा सरकार नहीं दे पाई थी, उतनी इन 7 सालों में उससे अधिक हमने 1,05,000 सरकारी नौकरियां लोगों को ज्वाइनिंग दी है। केवल नौकरी नहीं दी, पिछली सरकारों ने कुछ लोगों को नौकरी दी, उनकी भी ज्वाइनिंग आकर हमारी सरकार ने दी, मनोहर लाल जी की सरकार ने दी। और बड़ी बात क्या कि एक के बाद एक कोर्टों ने हमारी बातों पर जो है मोहर लगाई। जब कुछ लोग कोर्टों में गए, एक पूरा चैनल बनाकर वो लोग गए इस प्रकार की ढूंढने के लिए कि क्या कोई लेक्यूनाज रह गए हों, कुछ लीक पॉइंट्स रह गए हों, लेकिन कोर्टों ने मोहर लगाया कि नहीं, हमारी जो व्यवस्था है हरियाणा के अंदर, मनोहर लाल सरकार की जो व्यवस्था है उसमें कोई भी लीक पॉइंट नहीं है। और पात्रता और योग्यता के आधार पर हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलना ये स्वप्न भी था, और लोगों को बहुत लंबे समय लगा इसको बात को हजम करने में कि गरीब के घर भी हरियाणा में नौकरी लग सकती है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा किस प्रकार से हम सड़कों का जाल देखते हैं, हम किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, अलग अलग तरीके का, ग्राम सचिवालय से लेकर वहां की बहुत सारी सुविधाओं तक, चाहे जोड़ खुदवाने की बात हो, चाहे अनेक मैं नेम कर सकता हूं। क्या शिक्षा के क्षेत्र में देखिए हम कि किस प्रकार लड़कियों के लिए जो विद्यालय खोले गए, वो हमने ये तय किया, मनोहर लाल जी ने तय किया कि किसी भी लड़की को अपने घर से 20 किलोमीटर अधिकतम, इससे अधिक नहीं दूर जाना पड़े, और ताकि वो बच्चा साइकिल पर भी जा पाए। यानी कुछ जगह पर 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर कॉलेज है। जो सबसे दूरी हो सकती है वो 20 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती एक स्कूल की, एक बच्चे के घर से। ये निश्चय के साथ हमने पूरे हरियाणा के अंदर महाविद्यालय और विद्यालयों का जाल बिछाया।
और विद्यालय तो अब हम देख रहे हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में, और महाविद्यालय जो है वो 20 किलोमीटर के दायरे में आ गए। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए हमने आदर्श संस्कृति स्कूल बनाए, जो कि बहुत ही हिट मॉडल है। ये इसको और प्रांत भी हमारे इस मॉडल को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। एक जिस चीज की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है जी, वो है सुपर 100 प्रोग्राम जी। अब ये दुनिया के अंदर एक अनूठा कार्यक्रम था, जिसमें जेईई और कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए जो बच्चे फीस भी नहीं दे सकते थे लेकिन मेधावी थे, ऐसे जरूरतमंद और मेधावी छात्रों के लिए हमने कोचिंग व्यवस्था शुरू की। हमने प्रदेश के अंदर मान सम्मान प्रदेश का बढ़ाने वाले, चाहे खेल का क्षेत्र हो चाहे किसी भी क्षेत्र हो, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई। अभी तक क्या था, पिक एंड चूज, जो खिलाड़ी जाकर राजनीतिक लोगों के पास समर्पण कर देता था उसको तो मिल जाता था, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं थी। अब यहाँ पर चाहे खेल की बात हो, चाहे और स्थानों पर हरियाणा का मान और सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं, उनके लिए हमने एक पॉलिसी का निर्माण किया। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं ग्राम दर्शन पोर्टल की, जिसमें आगे भी इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जो है मांग रख सकता है, और कोई वार्ड मेंबर, उसका सरपंच, जिला परिषद का सदस्य, विधायक या सांसद जो है, यानी कोई चुना हुआ प्रतिनिधि जो है, उनकी मांगों की अनुशंसा करे। इसके अलावा जन सहायक ऐप है ऑनलाइन, जिसमें जानकारी और सेवाएं मिल रही, बहुत सारे हैं गिनवाने को। प्रोफेसर साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार एक अच्छी दिशा में काम कर रही है और एक सकारात्मक सोच के साथ लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन गुड गवर्नेंस के साथ साथ गुड ऑपोजिशन होना भी अच्छा है, उसका तालमेल होना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में पिछले 7 सालों में आपको गुड ऑपोजिशन दिखा क्या, उसका अच्छा तालमेल, उसके अच्छे ओपिनियन कि सरकार को बेहतर बनाया जा सके, प्रदेश को बेहतर बनाया जा सके, प्रदेश के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर हैं, उनको किस तरीके से उनके जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके, इसको लेकर भी अगर आप कुछ डेटा बता पाएं। और इसके साथ साथ जो मैंने सवाल पूछा शुरुआत में कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड ऑपोजिशन भी होना बेहद जरूरी है, क्या गुड ऑपोजिशन पिछले 7 सालों में आपको दिखा? देखिए, ये इस पूरी सरकार के समय एक जो कसक रह गई, हमारी शिकायत भी रही है, और हमारे मन में वेदना और पीड़ा भी है कि इतनी अच्छी नियत से, इतनी नेक नियत से काम करने वाली सरकार को भी अगर विपक्ष मिला तो वो न्यून स्तर का रहा है। और मैं आज के विषय को डाइल्यूट नहीं करना चाहता था, पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आपने सवाल किया है तो मुझे उत्तर देना है कि हमें जिस ओपोजिशन को आप सोच भी नहीं सकते, जिस प्रकार के विपक्ष को आप सोच भी नहीं सकते, इस प्रकार का विपक्ष जो कि षड्यंत्रकारी रहा है, जो कि आंदोलन जीवियों के साथ मिलकर षड्यंत्र जीवी बन गए, हरियाणा को जलाने का जिन्होंने बार बार प्रयास किया। एक तरफ तो मनोहर लाल की सरकार जो निरंतर प्रदेश के अंदर गरीब की चिंता करते हुए, वंचितों की चिंता करते हुए, जो लोग विकास की पथ से दूर रह गए हैं, उनके लिए एक एक योजना बना रही है, और केवल योजना नहीं बना रही, उसको जमीन पर लागू कर रही है जन भागीदारी के माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने केवल और केवल अपने आप को सीमित कर दिया, किस प्रकार से षड्यंत्र रचकर हरियाणा के बढ़ते कदमों को रोका जाए। देखिए, इस बात को अब जनता, प्रदेश की जनता समझती है, इसलिए यहाँ की विपक्षी पार्टियों से एक नफरत की भावना प्रदेश के अंदर उत्पन्न हो गई है। उन्होंने अपना रोल को सीमित कर दिया कि किस प्रकार से वो हर काम में विघ्न बनाए, और देखिए 2-2, 3-3 बार हरियाणा को जलाया गया। अभी भी इस प्रकार का एक आंदोलन चल रहा है जो कि गरीब किसानों के अहित के लिए है। जिस गरीब किसान के लिए कानून बने थे, उन कानूनों को किस प्रकार से रोक लिया जाए, किस प्रकार से गरीब किसान को समृद्ध ना होने दिया जाए, किस प्रकार बिचौली और दलालों के हाथ में, चंगुल में सिस्टम फंसा रहे, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रायोजित आंदोलन चल रहा है हरियाणा के अंदर, जिसमें सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं हो रहा, क्षेत्र के व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, उद्योगों को नुकसान हो रहा है, और जब उद्योगों को नुकसान होता है तो लाखों लाख, एक आंकड़ा है कि 25 लाख मजदूरों का नुकसान हो रहा है। तो ऐसा विपक्ष जिसने अपनी भूमिका ही नेगेटिव बना ली, उसके बारे में मैं बहुत अधिक चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, समझती है। पहले भी यहाँ पर बिल्कुल ये सवाल मैंने इसलिए किया था, जब जहां पर अगर गुड गवर्नेंस का यहाँ पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर गुड ऑपोजिशन की बात ना हो तो ये बेमानी सा होगा,
इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। और जी विदुर रावल जी, मैं आपके पास तो लौटूंगा। इस मामले पर लगातार ये चर्चा जारी रहेगी, चूंकि हमारे साथ कांग्रेस के साथ जो प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश अरोड़ जी। सुरेश अरोड़ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सुरेश जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी सुरेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी जी नमस्कार। जी सुरेश जी, प्रदेश सरकार लगातार इस विजन के साथ काम कर रही है कि प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाया जा सके, विकास के मार्ग पर लगातार प्रशस्त किया जा सके। अब अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश को हैप्पीनेस इंडेक्स में बेहतर दिखाना है, हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में बेहतर तरीके से काम करना है। इसमें गुड ऑपोजिशन के नाते या फिर गुड ऑपोजिशन रही या नहीं रही, आपका क्या इसमें विजन है, क्या आपकी सोच है? देखिए, हरियाणा सरकार जो कहती है उसका उल्ट करती है, और जो सरकार कहलाना चाहती है वो मीडिया के चैनल बोलते हैं। अभी मेरे साथी को मैं सुन रहा था जो बीजेपी की तरफ से आपके चैनल पर बोल रहे थे कि विपक्ष से नफरत हो गई है। प्रोग्राम बीजेपी के हरियाणा के किसी गांव में, किसी शहर में नहीं हो रहे और नफरत कह रहे हैं विपक्ष से हो गई है। मतलब ये जो प्रवक्ता भी इनके हैं, ये इनके लिए खाई खोदने का काम कर रहे हैं टीवी पर बैठकर, ये जनता के दुखों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये इससे बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा। ये किस तरीके के नफरत फैलाने वाले लोगों को टीवी चैनलों पर भेजती है बीजेपी की पार्टी, इससे इनकी मनोस्थिति का पता चलता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। अगर इनकी नीयत ठीक है तो इनको ऐसी नेगेटिव बातें या नफरत फैलाने की बात टीवी चैनलों पर भी और समाज में भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं बीजेपी पार्टी को, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को। देखिए, मेरी बात पूरी होनी दीजिए। जी जी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं कि अधिकारियों को आदेश दे दिए, कुछ अधिकारी जो अच्छे परिवारों से हैं और जो अच्छी अपनी ड्यूटी समझकर काम चला रहे हैं, ये प्रदेश उन्हीं के हाथ से चल रहा है, उन्हीं के द्वारा चल रहा है। नहीं, सरकार की अगर चले, इनके एमएलए विधायक और जिस तरीके से लूट शोट में लगे हैं, गलियों के ठेके से लेकर नाली बनाने के ठेके तक विधायकों के पास है, सांसदों के पास है बीजेपी के, मेरे पास सबूत है, मैं पेश कर सकता हूं। पंचायतों का पैसा निकाल निकाल के खा गए ये लोग, और ये कह रहे हैं कि अधिकारियों से हम निर्देश देंगे। आप अधिकारियों के सहारे से ही ये सरकार चल रही है। अगर बीजेपी के लोगों के हाथ में पूरी बागडोर हो और अधिकारी आपके चैनल से ही मेरे मोबाइल पे द्वारा से फोन आ रहा है। चले सुरेश जी, आपके पास लौटते हैं, जो समस्या आ रही है उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं इस डिबेट को राजनीतिक नहीं बनाना चाहता था जी, लेकिन मुझसे जो सवाल पूछे जाएंगे उनका उत्तर मुझे देना पड़ेगा जी। मैं इसी कड़ी में कहना चाहता हूं, अभी हमने कांग्रेस के जो मुख्य विपक्षी दल हैं उनके प्रतिनिधि को, उनके प्रवक्ता को सुना है। क्या एक भी पॉजिटिव बात आपने उनके मुंह से सुनी? क्या एक भी पॉजिटिव बात? वो खुद अपने हृदय पर हाथ लगाकर बताएं कि उन्होंने इन 7 सालों में क्या विपक्ष की कौन सी सकारात्मक भूमिका निभाई, कौन से स्थान पर यह कहा कि मनोहर लाल जी आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, आपने पर्ची खर्ची सिस्टम बंद कर दिया है, हम आपके साथ हैं, हम भी लोगों को जागृत करेंगे। मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना काल के अंदर जब हम यहाँ पर एक अलग सी एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे थे, उस समय पर भी ये भय और इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे हचपच हो। जब यहाँ पर बहुत सारे मजदूर जो है, मजदूर भाई, विस्थापित मजदूर भाई जो थे अपने घरों पर वापस जा रहे थे, हमने उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई, हमने उनके लिए काम किया और हमने उनसे निवेदन किया कि आपके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका ख्याल रखेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी ख्याल रखा। सरकार के अतिरिक्त भाजपा ने वॉलंटियर 74,000 वॉलंटियर्स हमने बनाए। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने बार बार सवाल उठाए, किस प्रकार कोरोना बढ़ गया, इनका क्या होगा, उनका, यानी भय का वातावरण बनाया। इससे बहुत सारे लोग जो हैं, विस्थापित जो मजदूर थे, जो प्रवासी मजदूर थे, उनको जब जाना पड़ा, रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी। देखिए, जहां पर वो जिस स्थान के हैं, अगर वहां पर बहुत कुशल होते, बहुत खुशहाल होते,
तो फिर हरियाणा क्यों आते? हमने उनको विश्वास दिलाने की कोशिश की, हमें चाहिए था, हमें चाहिए था। देखिए अनप्रेसिडेंटेड टाइम 1962 के विश्व का जो भारत और चीन का युद्ध था उस समय हम विपक्ष की भूमिका में थे। हमने कहा कि भारत की सेना जो है, भारत की सेना, भारत की फौज, भारत की सब वर्गीदारी जो है वो सेना के रूप में लड़े, और दिल्ली की ट्रैफिक की व्यवस्था हम लोगों ने संभाली थी, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसके लिए हमें सम्मानित किया था अगले रिपब्लिक डे पर। इसको ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। क्या एक कोरोना के समय कभी वैक्सीनेशन का डर पैदा कर देना, रोज राहुल गांधी आकर ट्वीट खेला करते थे, कहते थे कितनी वैक्सीन हो गई, भारत की वैक्सीन अच्छी नहीं है। आज भारत ने दुनिया के अंदर एक प्रतिमान खड़ा कर दिया। किस प्रकार चेचक का और पोलियो का जो है 32 सालों में 100 करोड़ नहीं लगे था टीका, हमने केवल 279 डेज में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन। मतलब आप मानते हैं कि जो तमाम परिस्थितियां ये पैदा हुई है उसमें विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो विपक्ष ने भूमिका नहीं निभाई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें इनके बावजूद काम करना पड़ा। इन्होंने हर वो प्रयास किया कि किसी काम को रोका जाए। हमने जो कुछ किया इनके बावजूद किया, इनके इन स्पाइट ऑफ देम, नॉट बिकॉज ऑफ देम। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि भारत को विकास के पथ से हटाया जाए, हरियाणा को विकास के पथ से हटाया जाए। दो बार हरियाणा जलाया। आज अभी मेरे भाई अभी कुछ कह रहे थे और मैं अंतिम अपना वाक्य कह रहा हूं। मुझे पता है कि आप उनके पास जाना चाहते हैं, यश खुराना जी। विधानसभा के अंदर खड़े होकर जब उनके सीएलपी जो है, कांग्रेस वर्किंग लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर जो हैं हुड्डा साहब, वो कहते हैं कि ये कानून की पटकथा मैंने लिखी थी, उनकी जो 3 मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी उन्होंने दिए थे। लेकिन ये बात वो लोगों के पास जाकर क्यों नहीं कहते कि मैंने खुद इस प्रकार के प्रपोजल दिए थे जब मैं सत्ता में था। आज वो कानून बुरे कैसे हो गए? ठीक है प्रोफेसर, ये समझ रही है। ठीक है। सुरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका विपक्ष ने नहीं निभाई है। उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि माहौल को खराब किया जाए और जिस तरीके से भ्रम फैलाया जाए। देखिए, ये मेरे साथी बीजेपी से जो बोल रहे हैं ये बहुत बड़े आजादी हैं, इनको कुछ भी पता नहीं आ रही है, बोलने में बड़े। सुरेश जी देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, जो मामला है अगर आप बोलिए कि आपने विपक्ष की भूमिका में आपने क्या भूमिका निभाई है, ये आप बताइए। मेरी बात सुनिएगा, नहीं ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, इनको कुछ भी पता नहीं है और ये आपको जो पता बताइए, प्लीज बताइए। मेरी बात सुनिए, इन्होंने हरियाणा को जलाने की बात कही। हरियाणा कब जला? 2016 में इस प्रदेश की सरकार ने डीजीपी यशपाल सिंह को 16 दिन की छुट्टी पे भेज दिया। क्या मनोहर लाल खट्टर जिसने हरियाणा को बचाने की मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात रखिए। देखिए, ये हरियाणा कब जला या नहीं जला ये बात की है, लेकिन आज जो बात हो रही है वो हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर इस दिशा में काम लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका यहाँ पर क्या है? क्या ओपिनियन आपकी तरफ से दिया जा रहा है कि प्रदेश को बेहतर किया जा सके, एक बेहतरीन मार्ग पर प्रदेश को लेकर जाया जा सके? विपक्ष की भूमिका क्या है? अपनी सुनाओगे, बताओ ना फिर सुरेश जी। ये मुद्दे की बात मेरे पे लागू होती है। ये मेरे से पहले बकवास कर रहा था बीजेपी का साथी बैठ के। देखिए, इस तरीके से नहीं चलेगी, इस तरीके से चर्चा नहीं चलेगी और आप ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आपने किस व्यक्ति को बुला लिया? देखिए, इनका स्तर है क्या यहाँ पर चर्चा करने का? इनको ये जिस गांव के हैं, ये उस गांव में भी इनकी कोई मान्यता नहीं। ठीक है, मुझे माफी के साथ आप दोनों को रोकना होगा, कार्यक्रम समाप्त करना होगा। अब कार्यक्रम मुझे समाप्त करना होगा। बदतमीज आदमी है ये, निचले स्तर की बात नहीं हो सकती। यहाँ पर बात है प्रदेश को आगे ले जाने की, यहाँ पर बात है प्रदेश को विकास के मार्ग पर किस तरीके से प्रशस्त किया जा सकता है, इसकी बात हो रही है। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, प्रदेश सरकार का विजन यह है जिसमें अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि हैप्पीनेस इंडेक्स को बेहतर किया जा सके। यहां तक कि सीएम ने यह भी कहा कि इस तरह से काम किया जाए कि रोजगार और विकास की योजनाएं लाभार्थियों के घर तक पहुंच सके। देखना होगा जो ये विजन है, जो ये सोच है, जमीनी स्तर पर कितना खरा उतर पाती है, जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट हो पाती है या फिर नहीं हो पाती। लेकिन इतना जरूर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश सरकार की इस दिशा में एक अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है। लेकिन इस सकारात्मक पहल का नतीजा क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।